class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to continue the exercises part of chapter number 1, crop production and management. So we have completed till question number 3. Question number 3 तक सब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के थे. अभी क्वेश्चन नंबर 4 से आता है क्वेश्चन एंड आंसर्स. और पहला क्वेश्चन है राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो कुछ टॉपिक्स दिए गए जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, वीडिंग, इन लोगों के बारे में आप क्या समझे हो उसको आपको लिखना है एक पैराग्राफ में. ठीक है. सो दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली अ वेरी लॉन्ग आंसर. दिस क्वेश्चन हैज़ अ वेरी लॉन्ग आंसर, बट इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी नाइसली देन इट विल बी अ वेरी शॉर्ट आंसर फॉर यू. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से आप समझते क्या हो? सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप. किसी क्रॉप को ग्रो करने से पहले वी हैव टू प्रिपेयर द सॉइल. ठीक है. It helps to turn the soil and loosen it to allow the root to penetrate deep into the soil. So यहाँ पर क्या लिखा गया कि अगर आप सॉइल को ठीक से प्रिपेयर करोगे, कैसे प्रिपेयर करोगे कि सॉइल को टर्न करोगे, ऊपर वाला सॉइल को नीचे, नीचे वाला सॉइल को ऊपर, और उसको लूज अगर आप करते हो सॉइल को क्रॉप ग्रो करने से पहले, तो इससे क्या करेगा कि वो जो रूट्स है ना, प्लांट का जो रूट है वो बहुत ही अंदर तक जाएगा, सॉइल के बहुत ही अंदर तक जाएगा, जिससे कि क्रॉप जो है वो अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगा. और भी बहुत से बेनिफिट है ऑफ लूजनिंग द सॉइल. ये सब हम आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करा दिए हैं, बस यहाँ पर एक रिवीजन हो रहा है. The loosening of the soil helps in the growth of several microbes, earthworms, etc. So ये जो सॉइल है इसको हम कट किए, सो डोंट राइट दिस. सो अगर सॉइल को आप लूज करते हो तो उससे क्या होगा कि बहुत से माइक्रोब्स और अर्थवर्म्स वहाँ पर रहना शुरू कर देंगे, और इससे क्या होगा कि वो माइक्रोब्स और अर्थवर्म्स वो भी, उनको भी तो कुछ खाना चाहिए, तो वो क्या खाना खाएंगे? दैट सॉइल ओनली. तो वो जब वो सॉइल को खाएंगे और फिर वो जब एक्सक्रीट करेंगे अनवांटेड वेस्ट सब, तो वो एक्सक्रीट में ज़्यादा अमाउंट का ह्यूमस और न्यूट्रिएंट्स होता है, और वो एक्सक्रीट वो कहाँ पर करेंगे? दैट इन द सॉइल ओनली. तो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है. तो अगर आप सॉइल को लूज करोगे तो इससे माइक्रोब्स और अर्थवर्म्स रहना शुरू हो जाएंगे, जो कि सॉइल को ह्यूमस और न्यूट्रिएंट्स एकदम भरपूर करेगा. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लॉविंग. हम आपको ऑलरेडी बताए थे कि व्हाट डू यू मीन बाय प्लॉविंग? द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल. जिस प्रोसेस आप सॉइल को लूज कर रहे हो, टर्न कर रहे हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज प्लॉविंग. एंड ये किसके द्वारा किया जाता है? बाय अ प्लॉ, हो एंड कल्टिवेटर. इन तीनों इंस्ट्रूमेंट के और इन तीनों एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट से ही प्लॉविंग किया जाता है. क्लियर? आई होप दैट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में आपका क्लियर है. नाउ कमिंग टू सेकेंड टॉपिक है सोइंग. सोइंग के बारे में आपने क्या समझा है, आपको लिखना है. तो सोइंग मतलब पुटिंग द सीड्स इनटू द सॉइल. अब अगर आप सीड्स डालोगे नहीं तो क्रॉप्स कैसे ग्रो करेंगे? सो सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड्स इनटू द सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू यू. सोइंग वही प्रोसेस, जिस प्रोसेस हम लोग सीड को डाल रहे हैं ना सॉइल में, दैट प्रोसेस इज नोन एज सोइंग. वी नीड टू यूज गुड क्वालिटी सीड्स फॉर सोइंग. सी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. अगर आप गुड क्वालिटी सीड्स नहीं यूज करते हो क्रॉप्स ग्रो करने के लिए तो आपका पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा. सो यू हैव टू यूज गुड क्वालिटी सीड्स फॉर सोइंग. एंड सोइंग किसके द्वारा किया जाता है? सोइंग मैनुअली किया जाता है, विदाउट एनी मीन्स मैनुअली किया जाता है, नहीं तो कुछ इंस्ट्रूमेंट के यूज से किया जाता है, लाइक सीड ड्रिल. हम आपको इसके बारे में बताए थे कि सीड ड्रिल नहीं तो मैनुअली भी सोइंग किया जाता है. ठीक है. और एग्जाम्पल दिया गया है कि सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स लाइक राइस इज फर्स्ट ग्रोन इन अ सेपरेट एरिया एंड देन ट्रांसप्लांट इनटू द सॉइल. तो जैसे कि अगर एग्जाम्पल ले हम लोग राइस का, तो राइस जो है वो डायरेक्टली ग्रो करके डायरेक्ट उसको नहीं लिया जाता है. नो, फर्स्ट एक फील्ड दैट इज कॉल्ड नर्सरी, वहाँ पर राइस को ग्रो किया जाएगा, और जब वो सीडलिंग हो जाएगा ना तो फिर उसको मेन एरिया पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और फिर जाके यहाँ पर अच्छी तरह से वो ग्रो करेगा. तो एक जगह पर वो सीडलिंग के लिए ग्रो करेगा, फिर सीडलिंग जैसे ही राइस का हो गया तो फिर वो और एक जगह पर ट्रांसफ़र किया जाएगा. ठीक है. यहाँ पर यही लिखा गया है कि कुछ प्लांट्स के जो सीड्स है वो पहले एक सेपरेट एरिया में ग्रो करते हैं और फिर जाके वो सॉइल में ट्रांसप्लेट किया जाता है. क्लियर? आई होप दैट सोइंग इज क्लियर टू यू. नाउ coming to the third
टॉपिक दैट इज़ वीडिंग। वीडिंग के बारे में भी आपको पता है कि क्रॉप्स फील्ड में बहुत से अनवांटेड प्लांट्स रहते हैं जिनको कि रिमूव करना ज़रूरी है और वीडिंग प्रोसेस से ही रिमूव किया जाता है। तो लेट्स सी अबाउट द वीडिंग। इन अ फील्ड मैनी अनडिजायरेबल प्लांट्स कैन ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप्स। यू ऑल नो क्रॉप्स अगर ग्रो कर रहे हैं तो उनके साथ साथ जो अनवांटेड प्लांट्स है जिसका कि कोई ज़रूरत भी नहीं है वो क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं, वो प्लांट भी ग्रो करते हैं। सो उसको हटाना ज़रूरी है। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। और वो जितने भी अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं ना दैट आर कॉल्ड वीड्स। ठीक है, और फार्मर्स बहुत ही टेक्निक्स का यूज़ करते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए। सो देर आर सम मेथड्स टू कंट्रोल वीड्स आर टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ सीड्स ऑफ क्रॉप्स। सी जब सोइंग कर रहे हो ना सीड्स, तो उससे पहले आप अगर टिलिंग करते हो तो जितने भी अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो किए हैं ना वो सब मर जाएंगे। ठीक है, सो सीड्स को सोइंग करने से पहले टिलिंग करना ज़रूरी है। नहीं तो फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। नहीं तो आप फिजिकली ही उस वीड्स को रिमूव कर सकते हैं बाय कटिंग देम। ठीक है, एंड यूजिंग सर्टन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स। सी ये जो टिलिंग है, फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स है, ये सब मैनुअली है। कुछ केमिकल्स के भी यूज़ किए जाते हैं कॉल्ड वीडीसाइड्स जिससे कि ये वीड्स हट जाते हैं। बट ये वीडीसाइड्स बिल्कुल भी प्लांट जो मेन क्रॉप है उसको अफेक्ट नहीं करते, सिर्फ ये अनवांटेड प्लांट्स को ही किल करते हैं। क्लियर? आई होप दैट वीडिंग प्रोसेस इज क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट जो आपका टॉपिक दिया गया है क्वेश्चन में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? थ्रेशिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स और सीड्स फ्रॉम द chaff। तो जो chaff होते हैं ना उससे सीड्स को अलग करने का प्रोसेस को थ्रेशिंग किया जाता है। सी हमने हार्वेस्टिंग कर लिया, फिर हार्वेस्टिंग करने के बाद सीड्स को कवर कौन करता है? दैट शैफ कवर करता है। तो वो शैफ को रिमूव करना ज़रूरी है और वो किस प्रोसेस में आता है? थ्रेशिंग प्रोसेस में। सो थ्रेशिंग इज़ नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स और सीड्स फ्रॉम द शैफ। और ये कब किया जाता है? आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के बाद ही थ्रेशिंग प्रोसेस किया जाता है। इट इज़ यूजुअली कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कॉम्बाइन। और ये किसके द्वारा किया जाता है? एक मशीन है जिसका कि नाम है कॉम्बाइन, ये उसके साथ किया जाता है। और कॉम्बाइन देखिए वो 2 in 1 है, मीन्स उसमें टू वर्क्स मीन्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस मशीन इज़ अ कॉम्बाइंड हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। ये हार्वेस्टिंग भी करता है क्रॉप्स का, थ्रेशिंग भी करता है। Seed harvest plants as well as cleans grains। ठीक है, सो देर इज़ अ मशीन कॉल्ड combine और वही मशीन को ही यूज़ किया जाता है फॉर थ्रेशिंग। I hope that question number 4 of this exercise is clear to you. Now let's come to question number 5. Question number 5 है explain how fertilizers are different from manure. So fertilizers or manure they are different from each other. How they are different? Let's see. सो डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूअर। सो फर्टिलाइजर जो है ना वो एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। फर्टिलाइजर एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वेयर एज मैन्यूअर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, ऐसे ही आपको डिफरेंस बताना है। फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मैन्यूअर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है। अगर उसमें सल्फर फॉस्फेट है तो उसी में सल्फर फॉस्फेट ही है और कोई न्यूट्रिएंट उसमें नहीं है। बट मैन्यूअर इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। मैन्यूअर मीन्स न्यूट्रिएंट्स से वो कंबाइन होकर रहता है। न्यूट्रिएंट्स उसमें हर तरह का न्यूट्रिएंट्स मिक्स होते हैं। ठीक है, अ फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर कोई भी ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड नहीं करता है। बट मैन्यूअर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्यूअर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ह्यूमस प्रोवाइड करता है किसको? सॉइल को। देन फोर्थ डिफरेंस इज दैट इट पल्यूट्स वाटर एंड सॉइल। फर्टिलाइजर जो है वो वाटर और सॉइल को पल्यूट करता है। कैसे पल्यूट करता है ये हम आपको वीडियो में बताए थे, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो आप प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए। और मैन्यूअर जो है वो बिल्कुल भी वाटर और सॉइल को पल्यूट नहीं करता है। और फिफ्थ डिफरेंस इज दैट इट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अगर आप फर्टिलाइजर्स डालते हो ज़्यादा अमाउंट में तो ये क्या करेगा? सॉइल का फर्टिलिटी को रिड्यूस करेगा। बट मैन्यूअर क्या करेगा? वह सॉइल का फर्टिलिटी को और भी इंक्रीज करेगा।
ऐसे ही आपको डिफ्रेंशिएट करना है. इट इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज. तो फर्टिलाइजर्स कहाँ पर प्रिपेयर किए जाते हैं? इन फैक्ट्रीज. एंड मैनवर को आप फील्ड में ही प्रिपेयर कर पाओगे. फर्टिलाइजर बीइंग सॉल्युबल इन वाटर, इट इज़ ईजिली अब्जॉर्ब बाय अ प्लांट. सी फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ना वो ईजिली वाटर से एकदम सॉल्युबल हो जाए. दैट मीन्स वाटर से वो पूरा मिल जाते हैं अच्छी तरह से, और इसको क्या करते हैं कि प्लांट बहुत ईजिली अब्जॉर्ब कर लेता है. बट मैनवर जो है वो बहुत ही स्लोली, प्लांट जो है मैनवर को बहुत ही स्लोली अब्जॉर्ब करता है, बिकॉज मैनवर जो है ना वो ज़्यादा वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाता है. Clear? So these are the 7 differentiate between fertilizer and manure. I hope that this fifth number question is clear to you. In the next video we will be doing question number 6 onwards. Okay, so thank you so much students.